नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें समय में बहुत पीछे ले जाएगा। एक ऐसी कहानी को उजागर करने जो सदियों तक गुमनाम रही। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। हाँ, वही जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी और सच कहूं तो सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक बहुत बड़ी, बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन, जिसके शहर थे, जो ट्रेड करते थे, जिनकी कला लाजवाब थी, और फिर वो बस गायब हो गई। इतिहास से ऐसे मिटी जैसे कभी थी ही नहीं। और ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है। लगभग 4000 साल तक पूरी दुनिया को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई सभ्यता कभी मौजूद भी थी। तो सवाल ये है कि ये खोई हुई दुनिया आखिर वापस मिली कैसे? चलिए इसी रोमांचक खोज की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 20वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी दुनिया फिर से हमारे सामने आ गई। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सभ्यता लगभग 2500 बीसीई में, मतलब आज से 4500 साल पहले, अपने पीक पर थी। और फिर 1700 बीसीई आते आते इसका पतन शुरू हो गया। और उसके बाद एक लंबा गहरा सन्नाटा। सोचिए, पूरे 3600 साल का सन्नाटा। और फिर आता है साल 1921, जब इसे दोबारा खोजा गया। ये दिमाग घुमा देने वाली बात है ना? तो ये कमाल किया किसने? इसका क्रेडिट जाता है कुछ कमाल के आर्कियोलॉजिस्ट को। साल 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों की खुदाई शुरू की। और फिर ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी को मोहनजोदड़ो के खंडहर मिल गए। ये सारी खुदाई सर जॉन मार्शल की देखरेख में हो रही थी। और इन्हीं की वजह से दुनिया को पहली बार इस ब्रॉन्ज एज सोसाइटी का, मतलब एक ऐसे समाज का जो कांसे के हथियार और औजार बनाना जानता था, पक्का सबूत मिला। और ये मत समझिए कि ये कोई छोटा मोटा गांव या कस्बा था। नहीं, ये एक बहुत बड़ी, बहुत दूर तक फैली हुई सिविलाइजेशन थी। इसके बड़े बड़े शहर आज के पाकिस्तान से लेकर भारत में गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक फैले हुए थे। मतलब सोचिए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और फिर भारत में धोलावीरा और राखीगढ़ी, ये सब शहर इसी एक सिविलाइजेशन का हिस्सा थे। कितना विशाल नेटवर्क रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं इस सभ्यता के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू की, और वो है इनकी सिटी प्लानिंग। सच कहूं तो इनकी इंजीनियरिंग देखकर ऐसा लगता है मानो ये शहर किसी ने अतीत में नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए हों। उनके शहर यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं बस गए थे। नहीं, वो एक सोचे समझे प्रॉपर ग्रिड सिस्टम पर बने थे। मतलब सड़कें एकदम सीधी और एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थीं, जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। ये दिखाता है कि हर चीज कितनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ की गई थी। अब जरा इनकी इंजीनियरिंग की कुछ खास बातें देखें। पहली चीज, ये लोग एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इससे कंस्ट्रक्शन में एक यूनिफॉर्मिटी आती थी। दूसरा, सड़कें चौड़ी होती थीं और जैसा हमने कहा एकदम परफेक्ट राइट एंगल पर मिलती थीं। और तीसरा, जो शायद उस जमाने के हिसाब से सबसे कमाल की बात थी, इनके पास ढकी हुई नालियों का एक एडवांस्ड सिस्टम था। मतलब आज से हजारों साल पहले ये लोग साफ सफाई और हाइजीन के बारे में कितना सोचते थे। शहरों का स्ट्रक्चर भी बड़ा ऑर्गेनाइज था। इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर होता था, जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं। शायद यहाँ शासक या बड़े अधिकारी रहते होंगे, या फिर जरूरी पब्लिक बिल्डिंग्स होती होंगी। और फिर था निचला नगर, जो कि एक बड़ा रिहायशी इलाका था जहां आम लोग रहते थे। ये सब एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, एक व्यवस्थित समाज की तरफ इशारा करता है। अब इतने बड़े बड़े शहर हैं, लाखों लोग रह रहे हैं, तो जाहिर है उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी मजबूत रही होगी। तो वो चलती कैसे थी? खैर, इसका बेस था एग्रीकल्चर। वो गेहूं, जौ और यहाँ तक कि कपास भी उगाते थे। साथ ही जानवरों को भी पालते थे। और सबसे मज़ेदार बात, वो इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहाँ तक इनका सामान जाता था। और ट्रेड में कोई बेईमानी ना हो, इसके लिए उनके पास स्टैंडर्ड वजन और माप का एक पूरा सिस्टम था। सोचिए ज़रा। तो हमने शहरों की बात तो कर ली, उनकी शानदार इंजीनियरिंग की भी। पर इन शहरों में रहता कौन था? चलिए अब जरा इन लोगों की जिंदगी और उनके कल्चर में झांक कर देखते हैं। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कौन थे ये लोग जो इतने कमाल के शहरों में रहा करते थे? जो भी सबूत हमें खुदाई में मिले हैं, वो इनके समाज के बारे में हमें क्या बताते हैं?
जो तस्वीर सामने आती है वो काफी प्रोग्रेसिव समाज की है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उनका समाज काफी हद तक बराबरी पर आधारित था, कोई बहुत ऊंच नीच नहीं थी। हाँ, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन के सबूत जरूर मिलते हैं जो इतने बड़े शहरों को मैनेज करता था। और एक और दिलचस्प बात, ऐसा लगता है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही सम्मानजनक स्थान मिलता था। अच्छा, अब बात करते हैं उनके विश्वास की, उनके धर्म की। जो मूर्तियां और सील्स मिली हैं, उनसे पता चलता है कि वो एक मदर गॉडेस यानी मातर देवी की पूजा करते थे। एक बहुत ही फेमस मोहर मिली है जिस पर पशुपति की आकृति है। कई लोग इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। इसके अलावा वो प्रकृति के भी बहुत करीब थे, पेड़ों और जानवरों की पूजा करते थे। और हाँ, वो अपने मृतकों को एक प्रॉपर तरीके से दफनाते थे, जो शायद दिखाता है कि वो मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे। ये लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं बल्कि कमाल के आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन भी थे। उनकी जो मोहरें या सील्स मिली हैं उन पर जानवरों और सिंबल्स की बहुत ही बारीक नक्काशी है। कांसे की मूर्तियां, और उनमें भी वो फेमस डांसिंग गर्ल की मूर्ति, वो तो मेटल आर्ट का एक शानदार नमूना है। इसके अलावा वो बहुत ही सुंदर मिट्टी के बर्तन और तरह तरह के मोतियों और पत्थरों से गहने भी बनाते थे। और अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य पर। एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ये एक ऐसी चुनौती है जो आज भी इतिहासकारों और भाषा के जानकारों के सामने खड़ी है। देखिए, उनकी अपनी एक लिखने की कला थी, एक स्क्रिप्ट थी। इसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। मतलब वो लिखने के लिए अक्षरों का नहीं बल्कि छोटे छोटे चित्रों और सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। और इसे लिखा कैसे जाता था? राइट टू लेफ्ट, मतलब दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखी जाती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इन सैकड़ों अलग अलग निशानों का, इन सिंबल्स का मतलब क्या है? वो क्या कहना चाह रहे थे? अपनी मोहरों पर, अपनी चीजों पर वो लिख क्या रहे थे? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। जवाब यह है कि हमें नहीं पता। जी हां, करीब 100 साल की कोशिशों के बाद भी उनकी भाषा आज भी हमारे लिए एक पहेली है। इस स्क्रिप्ट को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। उनकी आवाज मानो हमेशा के लिए खामोश हो गई है। हर कहानी का एक अंत होता है, और हड़प्पा की कहानी का अंत भी उतना ही रहस्यमयी है जितनी कि उसकी लिखाई। तो चलिए देखते हैं कि इस महान सभ्यता का खात्मा कैसे हुआ और ये अपने पीछे हमारे लिए क्या छोड़ कर गई। इतनी बड़ी, इतनी एडवांस्ड सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, भयानक सूखा पड़ा होगा। कुछ मानते हैं कि किसी बड़ी बाढ़ ने सब तबाह कर दिया। ये भी हो सकता है कि जिन नदियों के किनारे ये बसे थे उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया हो, या फिर उनका जो ट्रेड नेटवर्क था वो टूट गया हो। सच तो यह है कि शायद इन सब चीजों ने मिलकर ही उनके अंत की कहानी लिखी। खैर, वजह जो भी रही हो, एक बात तो पक्की है, हड़प्पा सभ्यता एक एडवांस शहरी सिस्टम, साइंटिफिक सोच और एक रिच कल्चर का बेहतरीन उदाहरण थी। इसे सही मायनों में भारतीय इतिहास की बुनियाद, उसकी नींव माना जाता है। इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की ये कहानी खत्म करते हैं। सोचिए, अगर कभी किसी दिन हड़प्पा की इस लिपि को पढ़ लिया गया तो हमारे अतीत के कितने ही नए राज खुल जाएंगे। क्या हम उनके राजाओं के बारे में जान पाएंगे, उनकी कहानियों, उनके ज्ञान के बारे में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भविष्य में ही कहीं छिपा है।